हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। आज का सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है, अगर आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे साथ में प्रतिदिन जुड़कर अपने सभी एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ में डे प्लान के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन में जो है हम एक नंबर दे देंगे, उसके थ्रू आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम आपको जो है डे प्लान बना के देंगे कि किस तरीके से आप प्रतिदिन वर्क करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? एक बार पुनः रिपीट करेंगे। नवपाषाण काल में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, ऑप्शन बी है कोल्डी हवा, ऑप्शन सी है बुर्जहोम और ऑप्शन डी है दैमाबाद। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नवपाषाण युग में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला दोस्तों, अगर बात की जाएगी मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान था जहां पर नवपाषाण काल युग में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से अगर पूछा जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सभी दोस्त ध्यान रखें, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका मेहरगढ़ स्थल जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अगला दोस्तों ये स्थल है बुर्जहोम। तो बुर्जहोम स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बुर्जहोम से मानव का कंकाल प्राप्त हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मानव का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कुत्ते का कंकाल, कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखेंगे, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। और यहाँ पे बुर्जहोम में गर्तावास प्राप्त हुआ। गर्तावास का मतलब होता है जमीन के भीतर घर, गर्तावास भी प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है नवपाषाण युग में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कोल्डी हवा में। अगर पूछा जाए गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ में। बुर्जहोम में मानव का कंकाल और कुत्ते का कंकाल, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण, साथ ही साथ में यहाँ से गर्तावास प्राप्त हुए। गर्तावास का मतलब होता है दोस्तों जमीन के अंदर बने हुए घर, जमीन के अंदर बने हुए घर ही क्या कहलाते हैं? गर्तावास। दोस्तों, अगर आपसे एक बात यहाँ पे देखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है कोल्डी हवा। लेकिन दोस्तों कुछ और जानते हैं हम लोग, क्योंकि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुफा कराल से क्या मिला है, नवपाषाण काल में गुफा कराल से क्या प्राप्त हुआ? गुफा कराल से क्या प्राप्त हुआ? तो गुफा कराल से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गुफा कराल भारत से प्राप्त हुए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं।
सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर वाकई में दोस्तों हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए है पुरा पाषाण काल, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है लौह काल और ऑप्शन सी है कांस्य काल और ऑप्शन डी है महापाषाण काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। किसकी सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है? सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की एक होती है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वमान्य पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 2300 बीसी से लेकर 2300 बीसी से लेकर 2300 बीसी से लेकर यहाँ पर दोस्तों 1700 बीसी तक इसे का समय सीमा निर्धारित की गई। 2300 बीसी से 1700 बीसी तक इसका समय सीमा निर्धारित किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई है? सभी दोस्त बताएंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई है? तो सभी दोस्त इसको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन बी सी है 1922, ऑप्शन डी है 1921। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दोस्तों 1921 में हुई है। कब हुई है? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है। और हड़प्पा नामक स्थल जो है, हड़प्पा नामक स्थल ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हैं। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। किसके नेतृत्व में की गई? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसके नेतृत्व में की गई? तो सर जॉन मार्शल, नाम याद रखेंगे, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। और हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता से शंख का बना बैल प्राप्त हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शंख का बना बैल। अगर आपसे पूछा जाए शंख का बना बैल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शंख का बना बैल हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखेंगे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे ये भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से नामक स्थल से प्राप्त हुए। पीतल का बना इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखेंगे, पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पीतल का बना इक्का हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुआ। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ प्रमुख जो हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य हैं, इनको भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। नेतृत्व किसका था? सर जॉन मार्शल। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। साक्ष्य क्या मिला है यहाँ से? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शंख का बना बैल, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, पीतल का बना हुआ इक्का यहाँ से प्राप्त हुआ। और हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी नगर में से एक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी का नाम दिया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
एक तो आपका हड़प्पा स्थल और दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इन दोनों को क्या कहा गया? इन दोनों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों अगर इन दोनों स्थलों को एक में सम्मिलित कर लिया जाए तो इनको हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया। क्या कहा गया? जुड़वा राजधानी कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा नामक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा नामक स्थल है कहाँ पर इस समय एक्चुअल में, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे हड़प्पा नामक स्थल वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में ये स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में ये स्थल है और वर्तमान में साहिवाल में है। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर यह स्थल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रावी नदी के तट पर यह स्थल है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो कौन सा स्थल मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो मृतकों का टीला दोस्तों एक स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ही अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का ही अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का ही अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की? तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो स्थल के विषय में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो स्थल यह दोस्तों भी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था, लरकाना प्रांत से प्राप्त हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लरकाना जिला सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान से यह स्थल प्राप्त हुआ। सिंध प्रांत पाकिस्तान से यह स्थल प्राप्त हुआ। और सिंध नदी के किनारे कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिंध नदी के दाएं तट पर यह नगर स्थित था। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों इसके द्वारा की गई 1922 में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है? राखाल दास बनर्जी। जैसे कि हमने आपको बताया था, सभी दोस्त याद रखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा नामक स्थल की खोज सर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। यहाँ से दोस्तों प्रमुख जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ से एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ। और यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा अगर आपसे पूछा जाता कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहीं से प्राप्त हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? तो कांसे की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों हड़प्पा स्थल में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर हम आपको पहले ही दे चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, बृहत स्नानागार का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और मोहनजोदड़ो से अन्य कौन कौन से चीज़ें प्राप्त हुई, जैसा कि पिछले
प्रश्न में मैंने आपको बताया था बृहत स्नानागार, और साथ ही साथ में सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक मोहरें भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कांसे की नर्तकी और पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इसे भी ध्यान रखेंगे। पुजारी या फिर योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के किनारे है। बी है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, या फिर लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से जो है वीडियो में रीच बढ़ती है, और जिससे जो है इस यहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा रावी, तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है, जैसा कि मैंने आपको बताया हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई है? तो सभी दोस्त बताएंगे हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई है। तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज ये भी हम साथ में आपको बता देंगे। तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई? 1921 में। अगला है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है, और कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। और यहाँ से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से, और भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर दोस्तों पक्की ईंटें और कच्ची ईंटें दोनों तरीके से यहाँ पर भवन निर्माण में प्रयुक्त होते थे। और साथ ही साथ में यहाँ से अग्निकुंड या फिर वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों कालीबंगा घग्गर से, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा भी दोस्तों घग्गर से का एक स्थल है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने दोस्तों कालीबंगा की खोज की थी। अगला है लोथल दोस्तों, लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये भी दोस्तों सही है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव ने की थी। तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शन सही हैं। हमको दोस्तों ये पता चल गया कि ये यहाँ से यहाँ ये नदी है। इससे हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो गया। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और लोथल किसके किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लोथल। लोथल एक तरीके का प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर जहाज़ों की गोदी कहा जाता है, डॉकयार्ड के नाम से जाना जाता है लोथल। तो भारत का एक सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी एशिया के व्यापार के लिए बहुत प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। और लोथल से दोस्तों यहाँ पर घोड़े की लघु और मृण्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और लोथल स्थल आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में मिलता है, और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको सिखाने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्तों ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? अभी दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है सुरकोतदा, और ऑप्शन डी है चन्हूदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं हर एक ऑप्शन का सुपड़ा साफ करने वाले हैं बिल्कुल आपके सामने। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों गोदीवाड़ा
जिसे हम लोग डाक यार्ड का के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जहाजों की गोदी जिसे डाक यार्ड कहा जाता है और पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए बहुत ही प्रमुख बंदरगाह जहां पर स्थित है, यह स्थल दोस्तों लोथल है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लोथल के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लोथल जो है भारत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद जिले में जो है लोथल स्थित है। और ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद के गुजरात राज्य में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे यह स्थल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ से फारस की मुहर प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? फारस की मुहर। फारस की मुहर अगर आपसे पूछा जाए क्या कहाँ से मिली थी, तो लोथल से फारस की मुहर। और यहाँ पर दोस्तों पक्के रंग के पात्र प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? पक्के रंग के पात्र। पक्के रंग के पात्र या फिर बर्तन कह सकते हैं। और यहाँ से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई थी। कितने युगल समाधियां प्राप्त हुई थी? 3 युगल समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 3 युगल समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार लाइक और शेयर सभी दोस्त जरूर करेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो लोथल दोस्तों अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फारस की मुहर, पक्के रंग के पात्र और 3 युगल वाली समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर, सभी दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर है लोथल। अगर दोस्तों बात की जाएगी धौलावीरा, तो धौलावीरा की अगर बात करेंगे तो धौलावीरा जो स्थल है इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाता है तो जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। लोथल की अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लोथल की बता भी चुके हैं, एक बार फिर से सुनेंगे। एस आर राव ने लोथल नामक स्थल की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सुरकोतदा, तो सुरकोतदा दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। चन्हू-दड़ो अगर आपसे पूछा जाता है तो चन्हू-दड़ो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चन्हू-दड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एन.जी. मजूमदार ने दोस्तों इसकी खोज की थी। चन्हू-दड़ो की बात करेंगे तो यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मनका बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। इसका मतलब उस समय भी जो है महिला जो है श्रृंगार की सामग्रियां बहुत सारी उपलब्ध थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है खिलौनों के साक्ष्य भी मिले हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चन्हू-दड़ो से। और सबसे खास बात है चन्हू-दड़ो से एक प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुआ जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य भी चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुआ है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुआ है। और मनका बनाने का कारखाना की भट्टी कारखाना कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार फिर से लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अलग तरीके से आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए। तो सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए कोई भी चार्ज नहीं पड़ता, आप एकदम फ्री में मुफ्त पढ़ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और थोड़ा सा इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने सारे आपके साथी हैं जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इस बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ वीके चैनल पर हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। इस समय दोस्तों जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ये आप किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है चन्हूदड़ो। तो किस हड़प्पा स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए सभी मैंने आपको बताए। बृहत स्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ दोस्तों। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल खंड भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक राजधानी नगर है और यह लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थल स्थित है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला स्थल है हड़प्पा। दोस्तों हर एक ऑप्शन का हम चोपड़ा साफ करते हैं तो आप हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज सीखने वाले हैं। तो हड़प्पा जो है इसकी खोज 1921 में सर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जैसा कि प्रश्न में पहले भी बता चुके हैं। और हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से दोस्तों शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ। यहाँ से दोस्तों उर्वरता की देवी का चित्र प्राप्त हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उर्वरता की देवी का चित्र। उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा नामक स्थल से। गेहूं और जौ दोनों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ दोस्तों, काली चूड़ियाँ सुन के डर मत जाना, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ यहाँ से दोस्तों कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से ध्यान रखेंगे जूते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भूकंप का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अग्निकुंड, ध्यान रखेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अग्निकुंड जिन्हें वेदिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड या फिर वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए ऐसा साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा स्थल दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा स्थल। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और कालीबंगा स्थल घग्गर नदी के किनारे है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? यहाँ पे होगा किस राजा से है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है दोस्तों रुद्रदामन, ऑप्शन डी है जातशत्रु। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख दोस्तों इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। और समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाता है तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है गुप्तकालीन शासकों ने, ऑप्शन बी है मौर्यकालीन शासकों ने, ऑप्शन सी है यवन शासकों ने, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यवन शासकों के द्वारा। सबसे पहले यवन शासकों के द्वारा सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे।
अगला दोस्तों प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये प्रश्न, इसका आंसर हम आपको इससे पहले भी दे चुके हैं। एक बार फिर से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बुर्जहोम कश्मीर से, ऑप्शन बी है चेचर बिहार से, ऑप्शन सी है लोथल गुजरात से और ऑप्शन डी है रोपड़ पंजाब से। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सभी दोस्त बताएंगे एक बार। तो गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे। ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से और ऑप्शन डी है चन्हूदड़ो से। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सभी दोस्त बताएंगे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, इसके बारे में मैंने आपको बताया, कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और एक चबूतरे पर अग्निकुंड के साक्ष्य, और साथ ही साथ में कच्ची ईंटें जो है यहाँ पे भवन निर्माण के लिए प्रयुक्त होती थी। यहाँ पर दोनों तरीके की ईंटें का प्रयोग किया जाता था कालीबंगा में। यहाँ पर कच्ची ईंटें भी प्रयोग की जाती थी और कच्ची ईंटें का यूज कहाँ पर किया जाता है? भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जाता था। जबकि पक्की ईंटों का निर्माण किस में किया जाता था? पक्की ईंटों का निर्माण नालियों के निर्माण में और स्नानागार के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है वरुण। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाएगी तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता दोस्तों इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ऋग्वैदिक काल किसके अंतर्गत आता है। तो ऋग्वैदिक काल ये दोस्तों वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और वैदिक काल के समय में जो सभ्यता थी उसे क्या नाम दिया गया? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द किससे बना हुआ है इसे समझेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक शब्द एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है वेद। तो वैदिक शब्द वेद शब्द से निर्मित है। और वेद का अर्थ क्या होता है बताएंगे सभी दोस्त। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद जो है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता ये एक आर्य की सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता इसका नाम दिया गया, इसलिए क्या नाम दिया गया इसे? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता एक आर्य की सभ्यता थी। और इस सभ्यता में वेदों का प्रयोग जो है आर्यों के इतिहास के बारे में जानने के लिए और इनके मुख्य स्रोतों को जानने के लिए किया जाता है। और वैदिक साहित्य में इसमें सामान्यतया इसकी रचना का श्रेय जो है आर्यों को जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है सिंधु। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका नाम क्या दिया गया? नदी तमा। नदी तमा नाम इसको दिया गया। तो सरस्वती दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम वैदिक काल के बारे में बात कर रहे थे, तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। एक का नाम पड़ा दोस्तों ऋग्वैदिक काल, ध्यान रखेंगे। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल और दूसरे का नाम है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल।
एक का नाम है ऋग्वैदिक काल और एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल दोस्तों 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा, और जबकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इस समय सीमा को सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वैदिक काल के लोग या फिर ऋग्वैदिक काल के आर्य जो थे ये किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है वृक्ष की, ऑप्शन सी है माता की, और ऑप्शन डी है दोस्तों प्रकृति की। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की बात की जा रही है, तो ऋग्वैदिक काल का वेद कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऋग्वैदिक काल का एकमात्र वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में हम क्या जानते हैं दोस्तों? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहले इसके बारे में सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो सभी दोस्त इसे भी जान लेंगे सबसे बड़ा वेद कौन सा है। तो सबसे बड़ा वेद भी दोस्तों ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल हैं, ध्यान रखेंगे टोटल 10 मंडल हैं। 1028 दोस्तों इसमें सूक्त हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें लगभग दोस्तों 10,500 प्लस दोस्तों इसमें ऋचाएँ हैं। 10,500 प्लस इसमें ऋचाएँ हैं, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे यहीं पर, क्योंकि दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा आपका सिलेबस और सब कुछ कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में। ऋग्वेद में ही दोस्तों क्या है, ऋग्वेद के अंदर ही दोस्तों आपका जो है 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में दोस्तों इसके नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा गया प्रश्न है ऋग्वेद में के नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है। तो नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। और यहाँ की ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद में ही दोस्तों एक प्रमुख मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों यह तीसरे मंडल में है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और साथ ही साथ में इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे लोग आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है शूद्र, ऑप्शन सी है दोस्तों सेनानी, और ऑप्शन डी है सोमरस। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी, यहाँ पर सब लोग देखेंगे सभी दोस्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों इसमें एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त है नाम है दोस्तों। और पुरुष सूक्त में एक शब्द है जिसका पहली बार उल्लेख किया गया, एक वर्ण जिसका नाम है दोस्तों शूद्र। शूद्र वर्ण का सबसे पहली बार उल्लेख कब किया गया? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया। और ऋग्वेद के यहाँ पर जो है वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। पुरुष सूक्त में ही दोस्तों वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार बताया गया कि जो है मनुष्य जो है 4 तरीके के वर्ण में विभाजित किया गया। एक तो आपका हो गया ब्राह्मण,
एक हो गया दोस्तों क्षत्रिय, और एक हो गया दोस्तों वैश्य, और चौथा हो गया शूद्र। तो यहाँ पर इनको जो है इनके कर्मों के आधार पर ना विभाजित करके ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों के द्वारा इन्हें वर्णित किया गया। जैसे ब्राह्मण को बताया गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जंघाओं से, और जबकि शूद्र की स्थिति का या फिर शूद्रों का स्थान ब्रह्मा जी के चरणों में है। और इस तरीके से इनके कार्यों का भी विवरण दिया गया। ब्राह्मण का कार्य है दोस्तों ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। क्षत्रिय का कार्य बताया गया कि इनका कार्य है युद्ध करना, क्योंकि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ठीक है, तो युद्ध करना क्षत्रियों का काम है। कहते हैं दोस्तों कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो जिस तरीके से क्षत्रियों का कार्य क्या है, युद्ध करना और लड़ाई लड़ना, इसका कार्य है क्षत्रियों का कार्य है। वैश्य का कार्य है दोस्तों व्यापार करना, और साथ ही साथ में शूद्र का कार्य क्या बताया गया, सेवा करना। तो सेवा परमो धर्मा, सेवा ही परम धर्म है। सेवा करना किसका काम बताया गया, शूद्र का काम बताया गया। तो इस तरीके से ऋग्वेद के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है प्रश्नों के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है ऋग्वेद में, और ऑप्शन डी है सामवेद में। तो सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इसके बारे में वर्णन हम इसके पहले भी कर चुके हैं। तीसरे मंडल में दोस्तों इसका उल्लेख है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इसकी रचना किसने की है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? अगर आपसे पूछा जाएगा गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, किसे समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सावित्री देवता और सोमदेव को समर्पित है। सावित्री देवता और सूर्य देवता को समर्पित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सूर्य देवता को समर्पित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार पुनः इसको देखने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यजुर्वेद की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद जो है ये स्रोत एवं कर्मकांडों का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? इस यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड। स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किसमें है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन यजुर्वेद में है। अगर आपसे पूछा जाएगा अथर्ववेद में किसका वर्णन है, तो अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोने और वशीकरण के मंत्रों का उल्लेख किसमें है? जादू टोना वशीकरण विद्याओं का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। अगला आपसे अगर पूछा जाए ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, तो दोस्तों ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सामवेद, तो सामवेद में साम का अर्थ होता है संगीत या फिर गान, और इसके अंदर दोस्तों यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें उल्लेख है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हमने कंप्लीट सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ में प्रतिदिन जुड़कर अपने सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और हर एक प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल पोस्टमार्टम हम आपके सामने करने वाले हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे, और इस तरीके से आप
बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। तो सभी दोस्त 8 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वैदिक काल के आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है द्रविड़, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है दोस्तों प्राकृत। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे इनकी भाषा दोस्तों संस्कृत थी, इनकी भाषा संस्कृत थी। और ऋग्वैदिक काल में जो 10 मंडल थे, इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल होते हैं, इसमें अगर आपसे पूछा जाता है नवा मंडल, तो नवा मंडल जो था दोस्तों ऋग्वैदिक काल का नवा मंडल, ये दोस्तों सोमदेव को समर्पित है। किसे समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ऋग्वेद है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों इस ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और दोस्तों इन वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ थे और इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों को हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से देखने वाले हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, तो ध्यान रखेंगे, इसको लिख भी लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय और दोस्तों कौशितकी, ध्यान रखेंगे। और ऐत्रेय और कौशितकी दोस्तों क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। अगर आपसे पूछा जाता है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पंचविश जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। और साथ ही साथ में तांडे दोस्तों इसका था। अगला आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे शतपथ और तैत्तिरीय दोस्तों है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, जिसका नाम है गोपथ, एकमात्र है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद का है पंचविश और तांड्य। यजुर्वेद का है दोस्तों शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद का है गोपथ, एकमात्र दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में की गई है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यजुर्वेद दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। और यजुर्वेद में इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे स्रोतों एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया। स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक का नाम दोस्तों है कृष्ण यजुर्वेद, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कृष्ण यजुर्वेद, और दोस्तों एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कृष्ण यजुर्वेद, और एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। जिसमें कृष्ण यजुर्वेद जो है ये आपका गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद मात्र एक उसमें है, ये सिर्फ पद्य में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जबकि कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में ही इसका संकलन है। और यजुर्वेद का जो यज्ञों के अवसरों पर जो कर्मकांड संपन्न कराते हैं, जो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ के, उन्हें क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अध्वर्यु कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु।
आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन समझ में आया होगा। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक दिन आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तो सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़ेंगे और एकदम शानदार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों कहते हैं लास्ट में, दोस्तों कहते हैं फिर से एक बार एक नए मोटिवेशन के साथ में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे साथ में प्रतिदिन जुड़कर कंप्लीट दोस्तों हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे जीके जीएस का, और दोस्तों रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग और हिंदी ये अल्टरनेट चलने वाली है, मैथ की क्लास। इस तरीके से आपको कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और वही प्रश्न इसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ ये सभी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। और इस समय दोस्तों आपको 8 बजे दोस्तों क्लास मिल रही है जीके जीएस की। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी कर सकते हैं। सबसे खास बात दोस्तों होती है डे प्लान। हम लोग मेहनत बहुत करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है। हम रोज़ भटकते हैं कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे साथ डे प्लान के साथ में जुड़ सकते हैं, जिससे आप कंप्लीटली प्रतिदिन का हमारे साथ में प्लान ले सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके डे प्लान के साथ में जुड़ सकते हैं।